अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली ये पर्सोना बिल्डिंग है। बट पर्सोना बिल्डिंग को कवर करने से पहले या इसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए और फिर उसके बाद वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो हमें पर्सोना की इंपॉर्टेंस को समझने में मदद देगा, उसको समझने से पहले, ये सब कुछ समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक जो है आपको यहाँ पीछे से कुछ दिखाना चाहूँगा स्लाइड्स के अंदर, कि ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि हम पर्सोना बिल्डिंग तक कैसे पहुँचे हैं। फॉर इंस्टेंस, हम अगर शुरू करें तो हमने हिस्ट्री ऑफ एचसीआई से और इंट्रोडक्शन ऑफ एचसीआई से स्टार्ट किया। तो हमने समझने की कोशिश की थी कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बेसिकली है क्या। उसके बाद हमने साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स समझी, ठीक है, और फिर साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स समझी और हमने उसके साथ एसोसिएट करने की कोशिश किया हमारी जो एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेसेस होते हैं उनके सिनेरियोज़ को, और हमने चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेमोरी की तरफ गए और हमने ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की कि यूज़र इंटरफेस के साथ जब एक यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है तो उसकी मेमोरी किस तरह से तमाम डिटेल को प्रोसेस कर रही होती है, और हम इंटरेक्शन को, ह्यूमन मेमोरी को समझते हुए इंटरेक्शन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और फिर हमने कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बारे में, बेसिकली साइकोपैथोलॉजी ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा। और फिर हम यूज़र सेंटर डिज़ाइन को हमने समझा कि व्हाट इज़ एक्चुअली यूज़र सेंटर डिज़ाइन, और सिस्टम सेंटर डिज़ाइन और यूज़र सेंटर डिज़ाइन में क्या डिफरेंसेस हैं, और हम किस तरह से applications को, while designing the application under the paradigm of user centered design, we can improve the user interfaces for the target audience. फिर हमने कुछ यहाँ पे यूज़र्स को समझने की कोशिश की, और फिर हमने उनके यूज़र्स की, सॉरी, टाइप्स को समझने की कोशिश की। हमने बिगनर्स को, इंटरमीडिएट्स को और एक्सपर्ट यूज़र्स को हमने की कैटेगरीज़ को समझने की कोशिश की। और फिर हम यहाँ पे आए और हमने ये समझा कि हमने अपनी जो टारगेट ऑडियंस है और वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो एप्लीकेशन के साथ टू सर्टन एक्सटेंट एसोसिएटेड हैं, उनका डाटा कलेक्शन किस तरह से करना है। और हमने एथनोग्राफिक इंटरव्यूज़ में इसके बारे में काफ़ी डिटेल को देखा और समझने की कोशिश की। बट जो डाटा हम यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च से डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा गैदरिंग करते हैं थ्रू इंटरव्यूज़, जो यहाँ हमने समझने की कोशिश की, बट दैट डाटा इज़ एक्चुअली बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यूज़ इज़ इन द फॉर्म ऑफ, actually that data is raw, and that data is not providing any specific information but an overview. तो हम बेसिकली उस रॉ डाटा को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं इन पर्सोना बिल्डिंग, ताकि हमें उन इंटरव्यू से हासिल किए हुए रॉ डाटा से एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिल सके अपनी एप्लीकेशन की टारगेट ऑडियंस के बारे में। यहाँ पे हम आज पर्सोना बिल्डिंग के बारे में देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और कुछ थोड़ी सी डिटेल जो कि पर्सोना बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस को समझने में हेल्प करती है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे ये इस बात पे एम्फोसाइज कर रहा है कि कंप्यूटर्स डू नॉट लाइक ह्यूमंस, सो द नेचर ऑफ द कंप्यूटर इज नॉट एक्चुअली सेम एज द नेचर ऑफ द ह्यूमन. One part of the software which is inside must clearly be written in harmony with the demands of offer technology. Like जो एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन का जो, किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो उसके लिए कोड लिखा जाता है उसको लिखना चाहिए इन हार्मनी विद द डिमांड्स ऑफ ऑफर टेक्नोलॉजी, कि वो टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमें फैसिलिटेट करती है हम उसको मद्देनज़र रखते हुए, उस आर्किटेक्चर को मद्देनज़र रखते हुए, और अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड जो बेस्ट सूट करती है टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर उसको इस्तेमाल करें, और अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। बट ऑन दी अदर एंड, अबाउट द आउटसाइड, अबाउट द यूज़र इंटरफेस, इक्वली, ये सेकंड बुलेट है, सॉरी, equally the other side of the software, the outside must be written in harmony with the demands of human nature. कि आपने जो एप्लीकेशन का जो बैक एंड लिखना है वो आप बिल्कुल ठीक है, आप डेवलपर और आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए लिखें, बट जो एप्लीकेशन की यूआई है दैट शुड बी रिटन इन हार्मनी, और यू कैन से डिज़ाइंड, दैट शुड बी डिज़ाइंड इन हार्मनी विद द डिमांड्स ऑफ ह्यूमन नेचर। और ह्यूमन नेचर के हवाले से जब हम बात करें तो हम टारगेट जो हमारी ऑडियंस है उनकी नेचर के बारे में बात करें। और यहाँ पे इसने कुछ
करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि कंप्यूटर्स और ह्यूमंस जो हैं कंपैरिजन किया हुआ है कि एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं. यू कैन लुक इनटू इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोग्रामर्स आर बेसिकली डिफरेंट. You cannot ask programmers to design the user interface of the application because programmers think and behave differently from the normal humans and most of the users of course. जो प्रोग्रामर्स हैं उनको जो उनका जो नज़रिया है एप्लीकेशन को देखने का दैट इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट इन कंपैरिजन विद द डिज़ाइनर्स एज वेल एज द यूज़र इटसेल्फ who is going to use that application. Programmers are good at designing the inside of the software, undoubtedly. Interaction designers should design the outside. So basically this is what he's trying to highlight कि जो programmers हैं उनकी job है कि वो application के backend पे काम करें और जबकि interaction designers जो से हैं उनका काम है कि वो उसके UI के ऊपर काम करें. और मैं पहले भी एग्जांपल के तौर पे कोट कर चुका हुआ हूँ और अभी भी कोट करना चाहूँगा कि जब प्रोग्रामर से आप डिज़ाइनिंग का काम लेते हैं तो वो हमेशा अपनी जो बैक एंड डेवलपमेंट की एज है उसको मद्देनज़र रखते हुए एप्लीकेशन की यूआई को डिज़ाइन करना चाहेगा रादर के ये मद्देनज़र रखे कि उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़र के लिए ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है. सो इफ़ द प्रोग्रामर इज़ गोइंग टू डिज़ाइन द एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस दैट यूज़र इंटरफेस इज़ गोइंग टू बी सिस्टम सेंटर्ड नॉट यूज़र सेंटर्ड. और हम यूज़र सेंटर्ड और सिस्टम सेंटर्ड के बारे में ऑलरेडी देख चुके हुए हैं. इन केस यू मिस्ड इट आप ऑनलाइन जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं. सिंगल डेफिनेशन if you're going to read from the internet it can serve the purpose and you'll understand about it. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये emphasize कर रहा है कि we are supposed to focus on goals more than the task. हमने इसके बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसके बारे में बात की है. डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन गोल्स के जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके जो गोल्स हैं दैट दोज गोल्स जो कि वो यूज़र टारगेट ऑडियंस जो हैं वो अचीव करना चाहती है बाय यूजिंग योर एप्लीकेशन. आपका फोकस वो गोल्स होने चाहिए. सो व्हाट आर एक्चुअली द गोल्स. ये बेसिकली गोल्स और टास्क के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा है स्लाइड के अंदर. दैट इज़ इट. अ गोल इज़ द फाइनल पर्पस और एम और एन ऑब्जेक्टिव कि आपने एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या अचीव करना है. जो आपका जो माइलस्टोन होता है दैट यू कैन कॉल एक्चुअली अ गोल. Tasks are particular ways to accomplish a goal. In order to achieve that goal, you're supposed to perform couple of tasks so you can reach to the goal. There may be multiple ways to achieve the goal. ठीक है, मतलब कि आप different किस्म की जो सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करके आप गोल अचीव कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक कंटेंट को बोल्ड करना है तो यू कैन आइदर यूज़ शॉर्ट की और आप जो है वो यूआई के अंदर माउस के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं. सो टास्क कुड बी द सेट ऑफ टास्क कुड बी डिफरेंट. आप कई डिफरेंट किस्म के सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हुए आप सेम गोल को अचीव कर सकते होंगे. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. अच्छा, अब ये कुछ एक रियल टाइम एग्जांपल को लेके हमारी नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल को लेके टास्क और गोल के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है. फॉर इंस्टेंस वो कहता है कि जी इफ़ अ गोल इज़ टू गेट समथिंग टू ईट तो टास्क कुड बी कि जी गो टू द रेस्टोरेंट अराउंड द कॉर्नर और कॉल टू पिज़्ज़ा डिलीवरी सर्विस और go to the supermarket, buy ingredient and cook for yourself or myself. ठीक है, so the goal is to eat something since you're hungry, but there could be uh, different set of tasks which can fulfill your goal, which can help you to achieve your goal. So this is what he's trying to emphasize on, that first you need to focus on goals, the goals which your target audience wants to achieve. All right, and then you need to concentrate about the steps, the tasks, the set of tasks which a user is supposed to perform in order to achieve that goal. All right, उसके बाद ये यहाँ पे एंड पे कह रहा है too often software designers focus on simplifying the task rather than accomplishing a goal. Tasks are a means to an end, not the end it's in themselves. So what he's trying to say कि most of the time जो software designers होते हैं they more focus on tasks rather than goals, but they're supposed to emphasize at the other way around, because tasks जो हैं set of tasks जो हैं वो एक सिर्फ मीडियम है गोल को अचीव करने का. मेजर जो
एम्फोसिस है वो गोल्स आइडेंटिफाई करना है. यस, टू डिज़ाइन the combination of tasks in order to achieve the goal is very important as well, but after identifying all possible goals which a user want to achieve by using your application, so आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी गोल्स होने चाहिए और उसके बाद टास्क. ऐसा नहीं है कि टास्क की इंपॉर्टेंस नहीं है उनको आइडेंटिफाई करना और सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, बट आफ्टर द गोल्स. ऑलराइट, इसके बाद ये यहाँ पे कुछ हमें बताना चाह रहा है कि जैसे मैंने आपको भी फोल्डर में भी कुछ थोड़ा सा एक जो हमने पीछे जो पास्ट में हमने जो लेक्चर्स कवर किए हैं उनके हवाले से, उनके रेफरेंस से मैंने आज पर्सोना बिल्डिंग के हवाले से बताया कि किस तरह से हम वी आर रीचिंग टूवर्ड्स पर्सोना बिल्डिंग स्टेप बाय स्टेप. ये यहाँ पे हमें कुछ आज के बारे में और आज से पहले जो हमने कुछ स्टडी की है वो और आने वाले लेक्चर्स के हवाले से थोड़ा सा हमें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है. और वो ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, हम जो पास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स से हम कुछ ट्राई कर रहे हैं सीखने की, और हम जो आज कर रहे हैं और हम जो आगे कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर करेंगे, बेसिकली that is something which we are going to do in order to achieve a goal oriented interaction design. If you want to achieve a goal oriented interaction design, then you're supposed to do these 5 steps. और इसके अंदर सबसे पहले इंटरव्यू है यूजर्स का, जो जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और सेकंड स्टेप है क्रिएट पर्सोनास जो कि हम आज कर रहे हैं, और इसके बाद हम विल बी डिफाइनिंग देयर गोल्स और फिर क्रिएट कंक्रीट सिनेरियोज एंड मूव टू अ डिज़ाइन सोल्यूशन. सो ये स्टेप बाय स्टेप है जिनके बारे में हम एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम मोर लेस फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर भी देख रहे होंगे, बट टुडेज फोकस इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड अ पर्सोना. ऑलराइट, सो हमने बात की कि हमें पर्सोना we need to understand कि जी पर्सोना को कैसे बिल्ड किया था based on the data which we collect in the interviews, but first we need to understand what actually the persona itself is. देखें, इससे पहले कि मैं ये स्लाइड रीड आउट करूँ और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, मैं एक जो फिनोमिनन है मैं उसके बारे में बात करने की कोशिश करूँगा. देखें, हम जब कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस एप्लीकेशन को सिंस हम यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन पैराडाइम के अंदर डेवलप करना चाहते हैं और हम यूज़र की जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें इस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर रहेगी थ्रू आउट द एप्लीकेशन डिज़ाइन प्रोसेस कि हमारे पास यूज़र की टारगेट ऑडियंस की एक्सेस मौजूद हो, या फिर हमारे पास टारगेट ऑडियंस के ब्लूप्रिंट की एक्सेस मौजूद हो, जिससे हम बार बार और द पीरियड ऑफ टाइम अपनी डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर अपनी डिज़ाइन को इवेलुएट करवा सकें, आइदर थ्रू द टारगेट ऑडियंस और आइदर बाय कंपेयरिंग दी योर आर एप्लीकेशन UI with the blueprint of the target audience. तो बेसिकली persona is actually the blueprint of the target audience, कि हमारे पास टारगेट ऑडियंस का ब्लूप्रिंट मौजूद है while they are absent throughout the design process. This is not possible कि हम यूज़र को throughout the design process engage रख सकें और तमाम कैटेगरी के टारगेट ऑडियंस को हर वक्त engage रख सकें, ठीक है. बट अगर हमारे पास टारगेट ऑडियंस का ब्लूप्रिंट मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ पर्सोना, तो हम बार बार अपनी UI को कंपेयर और कंसल्ट कर सकते हैं उसके साथ. सो बेसिकली व्हाट पर्सोना इज बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ द टारगेट ऑडियंस, द बेसिकली, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस टारगेट ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके बिहेवियर्स को. अभी हम इस स्लाइड को रीड आउट करते हैं और इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं. आई जस्ट होप कि आपको पर्सोना के बारे में और पर्सोना की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा सो फार. अगर नहीं तो नो इशू, विल कवर इट. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर यूजर्स लाइव्स, मोटिवेशंस एंड एनवायरनमेंट, ये हमने कहाँ किया है? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर यूजर्स लाइव्स, मोटिवेशन एंड एनवायरनमेंट, मोटिवेशन to use that application, the environment in which they're going to use that application, and how that application affects their lives. ठीक है, ये तमाम का तमाम जो इन्फॉर्मेशन है हमें कहाँ पे कलेक्ट हुई है? ड्यूरिंग इंटरव्यूज, जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर देखा है. तो वहाँ से जब हमारे पास once we have the information, a big question arise, how do you use this research data to come up with a design that will result इन अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट. कि आपके पास जो इंटरव्यूज़ के थ्रू रॉ डाटा इकट्ठा हुआ है,
आप कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे सिस्टमेटिकली इन ऑर्डर टू डिज़ाइन अ यूज़र इंटरफेस अंडर द पैराडाइम ऑफ यूज़र सेंटर डिज़ाइन। तो ये बेसिकली मकसद है परसोना बिल्डिंग का कि जो हमारे पास रॉ डाटा है उसकी हम बेहतर रिप्रेजेंटेशन थ्रू परसोना कर लें और फिर उस परसोना को मद्देनज़र रखते हुए हम एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन को एक सक्सेसफुल यूआई को डिज़ाइन कर सकें। द आंसर इज़ टू डेवलप यूज़र्स मॉडल्स और अ परसोना। बेसिकली सिनोनिम है, आप यूज़र्स मॉडल इस्तेमाल कर लें या फिर जो है वो परसोनाज इस्तेमाल कर लें। Personas provide us with a precise way of thinking and communicating about how users behave, how they think, what they wish to accomplish, and why. So basically, as I mentioned, basically the persona is actually the blueprint of the users while they are absent, और हमारे पास उनकी blueprint की access है, and we can consult with the blueprint over and over again throughout the design process in order to achieve a better UI. तो ये बेसिकली उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है कि हाउ दे कम्युनिकेट, उनका बिहेवियर क्या होता है और हाउ दे अकम्प्लिश देयर टास्क वगैरह वगैरह। अ पर्सन इज यूज्ड a persona is used to role play through an interface design and check if the design would meet the needs of such a user। इस बारे में मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ताकि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसल्ट कर सकें एंड वी कैन इवेलुएट आवर डिज़ाइन विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टारगेट ऑडियंस। किस तरह से? थ्रू द प्रेजेंस ऑफ अ persona। Personas are not real people, as I just mentioned. They are hypothetical but are based on the behavior and motivations of real people we have observed and represent them throughout the design process। तो हमने जिन लोगों की इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, जो हमारी टारगेट ऑडियंस थी, उसकी हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर एंड मोटिवेशन। ये जो हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा, सो दिस इज द हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और आप ये कह सकते हैं ब्लू, दिस इज बेसिकली अ हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टारगेट ऑडियंस थ्रू देयर ब्लूप्रिंट। ठीक है, बट इट इज हाइपोथेटिकल बट द रिप्रेजेंटेशन इज लेजिट सिंस द बिहेवियर एंड द मोटिवेशंस जो हमने रियल पीपल हैं उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और बेसिकली हम इसको पर्सोना कहते हैं। अब लास्ट बुलेट ये बेसिकली कह रहा है देयर आर ऑल्सो अदर मेथड्स सच एज वर्कफ्लो मॉडल एंड फिजिकल मॉडल्स, बट अकॉर्डिंग टू एलन कूपर personas are the strongest to represent the target audience। तो बेसिकली ये persona के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस थी। और इसके बाद यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है कि इन केस यूल बी हैविंग अ बैड डिज़ाइन, तो क्या इश्यूज हो सकते हैं और हम उसको कैसे थ्रू persona ओवरकम कर सकते हैं। टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट मस्ट सेटिस्फाई अ डाइवर्स ऑडियंस ऑफ यूजर्स, बेसिकली वही बताना चाह रहा है यहाँ पे कि डिज़ाइनिंग की बैड अप्रोच क्या होती है, और क्या ये जो बैड अप्रोच है ये एट वेरी फर्स्ट प्लेस लॉजिकल साउंड करती है, और अगर ये लॉजिकल साउंड, अगर ये इलॉजिकल साउंड करती है तो फेयर इनफ, अगर ये लॉजिकल साउंड करती है तो फिर इसमें क्या इश्यूज है जिसकी वजह से एक्चुअली इट इज़ इलॉजिकल। ठीक है, और वो डिज़ाइन को किस तरह से इफेक्ट कर रही होती है बेसिकली हम वो यहाँ पे समझेंगे। टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट मस्ट सेटिस्फाई अ डाइवर्स ऑडियंस ऑफ यूजर्स, logic might tell you to make it as broad in its functionality as possible to accommodate the most of the people, most of your target audience। कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो कि उस जॉनरा के तमाम लोगों की रिक्वायरमेंट को मीट करती हो। फॉर इंस्टेंस जैसे कि आप लोग जस्ट इन माइंड इस्तेमाल करते हैं यूआई डिज़ाइनिंग के लिए, regardless whether it is a low fidelity prototype or high fidelity prototype design और interaction design, आप जस्ट इन माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एक यूआई डिज़ाइनिंग का एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि बिगनर्स, इंटरमीडिएट और जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबको अकोमोडेट करे। अगर आप ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहें जिसके अंदर बेसिक फीचर से लेके दी मोस्ट एडवांस फीचर्स तक हों, तो वहाँ पे फीचर्स की कलेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर any category of the target audience, whether it is a beginner, expert और intermediate, तो उनके लिए फीचर्स को ढूंढना, उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जिस तरह से आपने यूआई को डिज़ाइन किया होगा, अगर वो आपने बहुत ही बेसिक लेवल पे किया होगा तो इट इज़ गोइंग टू फ्रस्ट्रेट एक्सपर्ट्स। अगर आपने जो है वो एप्लीकेशन को, यूआई को एक्सपर्ट के लिहाज से, प्राइमरीली एक्सपर्ट को मद्देनज़र रखते हुए बनाया होगा, तो बिगिनर्स को उस एप्लीकेशन यूआई से कोई किसी किस्म का क्लू नहीं मिलने वाला। सो ये एक यूआई रिलेटेड और हमारी एप्लीकेशन रिलेटेड
एक एग्जांपल थी, बट यहाँ पे ये एक रियल टाइम एग्जांपल को, एक हमारी डेली लाइफ एग्जांपल को कोट कर रहा है। हम वहाँ से भी समझने की कोशिश करते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप एक सॉल्यूशन से तमाम की तमाम उस जॉनरा की ऑडियंस को एड्रेस करने की कोशिश करें। सो ही सेइंग दैट दिस लॉजिक इज़ फ्लॉड, और मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी बताया कि कैसे। द बेस्ट वे टू सक्सेसफुली अकोमोडेट a variety of users is to design for specific types of individuals with specific needs। जैसे कि जस्ट इन माइंड बिगनर्स के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए मज़ीद कुछ एप्लीकेशन मौजूद हैं, और एक्सपर्ट्स के लिए भी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन मौजूद हैं। बल्कि ये शायद हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट्स के लिए तकरीबन सेम एप्लीकेशन ही मौजूद हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को बड़े आराम से फुलफ़िल करती हैं। The key to this approach is first to choose the right individuals to design for। जैसे मैंने पहले भी ये बात एड्रेस की हुई है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस इज़ इंटरमीडिएट। तो आप जब इस नेचर की एप्लीकेशन डिज़ाइन करने जाएंगे तो आप इंटरमीडिएट ऑडियंस को मद्देनजर रखेंगे, सिंस दिस इज़ द बिगेस्ट चंक ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। बिकॉज बिगनर्स, जैसे हमने बात की थी कि बिगनर्स क्यों बिगनर्स नहीं रहते, हमने बात की थी, और हमने जैसे बात की थी कि एक्सपर्ट्स आर वेरी लेस इन नंबर। तो हम इंटरमीडिएट्स को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। बट फिर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आई गेस मैंने कोट किया था कुछ एग्जांपल्स जिनके थ्रू हमें पता लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिगेस्ट जो क्लस्टर है अपने जॉनरा की ऑडियंस का उसको एड्रेस करें। जैसे कि जस्ट इन माइंड है, जस्ट इन माइंड सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए बनाया गया हुआ है, हालांकि जो इंटरमीडिएट्स हैं इस एप्लीकेशन की नेचर को इस्तेमाल करने वाले वो ज़्यादा हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस तरह की है। So what he's actually saying here, the key to this approach is first to choose the right individuals to design for। So ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिगेस्ट क्लस्टर को एड्रेस करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक जो है वो क्लस्टर को एड्रेस करना चाहते हैं, रिगार्डलेस कि उनका साइज़ क्या है। Those users who needs best represent the those users whose needs best represent the needs of the largest set ऑफ की कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो बेसिक यही है कि जो द बिगेस्ट क्लस्टर होता है उसको एड्रेस करते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि आपकी मोटिवेशन उस एप्लीकेशन डेवलपमेंट को लेके क्या है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लस्टर आइडेंटिफाई करना है, देन प्रायोरिटाइज दीज इंडिविजुअल्स सो दैट द नीड्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर्स आर मेट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ सेकेंडरी यूजर्स। सो आपने सबसे पहले प्राइमरी क्लस्टर को आइडेंटिफाई करें, और फिर उसके बाद आप जब प्राइमरी क्लस्टर के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी डिज़ाइंड एप्लीकेशन सेकेंडरी क्लस्टर को भी हेल्प आउट कर रही होगी, मगर उस तरह से फुल्ली नहीं जिस तरह से प्राइमरी क्लस्टर को कर रही है। और ये एक एग्जांपल कोट कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी बनानी हो और तमाम लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाए। फॉर इंस्टेंस एक ऐसी गाड़ी जो कि 4x4 हो, ठीक है, प्लस उसके अंदर एक बड़े टायर हों जो कि डिफरेंट मुश्किल रस्तों के अंदर बड़े इफ़ेक्टिवली काम कर सकें। फिर किसी बंदे की ये भी हो सकती है ख्वाहिश कि वो उसकी गाड़ी लो प्रोफाइल होनी चाहिए। किसी बंदे की बड़ी फैमिली है और वो ये चाहे कि उसकी गाड़ी जो सी है वो SUV होनी चाहिए। और एक बंदा जिसकी ख्वाहिश ये है कि उसको एक गाड़ी में स्पोर्ट्स फीलिंग चाहिए और उसको कन्वर्टेबल गाड़ी चाहिए। अगर वो तमाम फीचर्स आप मिक्स कर देंगे तो यू विल एंड अप विद सच प्रोडक्ट जो कि किसी की भी रिक्वायरमेंट को फुल्ली एड्रेस नहीं कर रही होगी, फुल्ली किसी भी आपकी टारगेट ऑडियंस को, किसी भी क्लस्टर को वो खुश नहीं कर सकती। तो अप्रोच क्या है, बैड डिज़ाइन अप्रोच के हवाले से उसने ये एक रियल टाइम हमें एग्जांपल दी। तो फिर सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच ये है कि आप हर एक जो आपकी टारगेट आपकी जो ऑडियंस है उसमें से आप क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करें और हर एक क्लस्टर के लिए उसकी ख्वाहिश के मुताबिक एप्लीकेशन जो डिज़ाइन करें, या फिर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो प्रोडक्ट डिज़ाइन करें। अगर किसी को स्पोर्ट्स कार पसंद है तो आप उसके अंदर कन्वर्टेबल की ऑप्शन दे सकते हैं। अगर किसी बंदे की बड़ी फैमिली है और उसको फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए तो आप उसको SUV सजेस्ट कर सकते हैं। वेरज अगर एक बंदे का शौक हंटिंग या इस किस्म की एडवेंचर है तो आप उसको 4x4 भी की नेचर की प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इज़ ट्राइंग टू हाईलाइट कि इस किस्म की प्रोडक्ट
किसी को नहीं चाहिए, उसकी 100% रिक्वायरमेंट, किसी की भी 100% रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया जा सकेगा इस तरह की प्रोडक्ट के साथ. सो दिस इज द सोल्यूशन ही एंडेड अप विद. इसके बाद ये बात करना चाह रहा है कि पर्सोनाज आर नॉट इलास्टिक सिंस द रिक्वायरमेंट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस इज नॉट इलास्टिक, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक. So and the persona is actually the blueprint or the virtual representation of your target audience, so they are also not elastic. First of all, we need to understand that how they become elastic, or how you can uh, control the elasticity of the persona. Every person on a product team has his own conception of who the user is and what the user needs. So basically ये सबको पता है कि टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है, मगर उस यूज़र के बारे में जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो हर एक जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है या प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग टीम है, हर एक यूज़र की, चलें इसको इस तरह से ले लेते हैं कि 90% ऑफ दी जो अंडरस्टैंडिंग है एक टारगेट ऑडियंस के बारे में वो तमाम प्रोडक्ट टीम की सेम है, बट 10% हर एक यूज़र की डिफरेंट है कि टारगेट ऑडियंस को एक्चुअली किस किस्म की प्रोडक्ट चाहिए. 10% हर एक यूज़र की एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, एक डिफरेंट परसेप्शन है, और यूज़र को क्या चाहिए और यूज़र की नेचर क्या है उस बारे में. व्हेन द टाइम कम्स टू मेक प्रोडक्ट डिसीजंस, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर किस किस्म के फीचर्स होने चाहिए, उनको किस तरह से डिज़ाइन में अकोमोडेट किया जा सकता है, किस किस्म के टास्क होंगे जो कि उन गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें. व्हेन द टाइम कम्स टू मेक प्रोडक्ट डिसीजंस, दिस यूज़र becomes elastic, conveniently blending and stretching to fit the opinions of presuppositions of whoever is talking within the product development and designing team. कि जी 90% तो आपकी और हमारी तमाम प्रोडक्ट टीम की जो एक कंसेंसस है कि येस दिस इज़ हाउ द टारगेट ऑडियंस इज़, मगर जो 10% हर एक की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है उसकी बिना पे हर एक टीम का मेंबर ट्राई टू स्ट्रेच आउट दी persona, whereas the real users, the persona जो कि the persona is representing them, ठीक है, are not elastic, their requirements are very specific, but rather have specific requirements based on their goals, capabilities and context, but rather having specific requirements based on their goals, capabilities and context. What the product team does कि जो उनकी अपनी एक पर्सनल परसेप्शन है वो उसको उस persona के अंदर एड ऑन करने की कोशिश करते हैं. दैट्स वाई द persona becomes elastic and stretched out. ठीक है, तो दैट्स वाई आपको इस चीज़ से persona को बचाने की ज़रूरत है ताकि persona सिर्फ और सिर्फ एक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन हो ऑफ द टारगेट ऑडियंस, बट आपकी रादर के आपकी अपनी जो एक कॉन्सेप्ट है और आपकी एक अपनी लाइकिंग और एक डिसलाइकिंग है, मैं प्रोडक्ट टीम के हवाले से बात करूँ, वो पर्सोना के अंदर आ जाए. अच्छा, सेल्फ रिफरेंशियल डिज़ाइन. सेल्फ रिफरेंशियल डिज़ाइन बेसिकली पर्सोना हेल्प इन अवॉइडिंग देम, कि जो टीम का जो सेल्फ रिफरेंशियल इंफॉर्मेशन है अबाउट दी पर्सोना और यू कैन से द टारगेट ऑडियंस, एक जो फिक्स persona होता है with solid boundary which cannot be stretched anymore, it helps in to avoid self referential design. self referential किसका? डिज़ाइनर का, डिज़ाइनिंग टीम का. एज केसेस, इसके अलावा persona क्या हेल्प करता है? नंबर 1, persona हेल्प करता है हमें सेल्फ रेफरेंशियल डिज़ाइंस को अवॉइड करने से. दूसरा है एज केसेस, आइडेंटिफाई करने में persona जो हमें हेल्प करता है. persona हेल्प प्रिवेंट द प्राइमरी डिज़ाइन फॉर एज केसेस. देखें, एज केसेस आप कह लें या फिर आप कह लें कि जो बाउंड्री आपकी रिक्वायरमेंट है. देखें, आप जब भी किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं तो उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने में आपकी एक प्राइमरी मोटिवेशन होती है कि आप इन चीज़ों को प्राइमरीली अचीव करने के लिए इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, और फिर कुछ आपके सेकेंडरी आपकी ख्वाहिशात होती हैं कि अच्छा हम इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए ये और ये किस्म के गोल्स भी अचीव कर लेंगे इफ़ वी गेट सच सेकेंडरी फीचर्स
ऑल राइट, फेयर इनफ, बट अगर हमें प्राइमरी गोल्स भी अचीव हो, सिर्फ और सिर्फ अचीव हो जाएं, तो वो भी हमारे लिए सफिशेंट है। तो पर्सोना हमें ये हेल्प करता है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी प्राइमरी गोल्स क्या हैं और हमारे सेकेंडरी गोल्स क्या हैं, और हमारे कौन से ऐसे गोल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट्स की, उस एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसकी बाउंड्री पे जो है वो लाई करते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हम जब अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम प्राइमरी गोल्स को और प्राइमरी केसेस को फर्स्ट एड्रेस करते हैं, अपने अकोमोडेट करते हैं अपनी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर, और फिर हम एज केसेस को अकोमोडेट, और या फिर इन द आप कह लें कि टेस्टिंग फेज़ के अंदर हम एज केसेस को बाद में टेस्ट करते हैं, हम प्राइमरी केसेस को हम पहले अपने टेस्ट करते हैं और डिज़ाइनिंग में भी उनको पहले अकोमोडेट करते हैं। पर्सोना हमें इन दोनों चीज़ों में हेल्प करता है, एज केसेस को आइडेंटिफाई करने में, और हम अपनी हमारी जो प्राइमरी जो एनर्जी है इन द डिज़ाइनिंग एंड द टेक्सटिंग, उससे हमें एज केसेस में हमें वो दूर रहने में हेल्प करता है। और ऑब्वियसली हम डिज़ाइनिंग में भी और टेस्टिंग में भी एट दी एंड एज केसेस को अकोमोडेट ज़रूर करते हैं, और सेल्फ रेफरेंशियल डिज़ाइनिंग से भी हमें बचने में मदद करता है पर्सोना। ऑल राइट, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द पर्सोना। हमें पर्सोना के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि पर्सोना क्या होता है, ठीक है। कुछ मज़ीद कुछ 20% हमें इंफॉर्मेशन मज़ीद मिलेगी ड्यूरिंग वाइल अंडरस्टैंडिंग दी 7 स्टेप्स इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द पर्सोना। बट हमें पर्सोना के बारे में ये आइडिया हो चुका है कि पर्सोना इटसेल्फ होता क्या है, पर्सोना की इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सोना से हम किन चीज़ों से बच सकते हैं, और हमें पर्सोना में क्या चीज़ें, जैसे कि मैंने इलास्टिसिटी के बारे में बात की है, वो उससे बचाने की ज़रूरत है पर्सोना को। और ये अब 7 स्टेप्स हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट पर्सोना। मैं इनके बारे में इनमें वन बाय वन जाता हूँ और इसके ऊपर फिर बात करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई बिहेवियरल वेरिएबल्स। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि ये तमाम का तमाम जो हम काम करेंगे पर्सोना बिल्डिंग का, ये और हम जिस भी डाटा को इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम का तमाम डाटा हमें इंटरव्यूज़ के थ्रू हमने कलेक्ट किया हुआ है। अब उसको हम सिस्टमेटिकली यहाँ इस्तेमाल करेंगे ताकि वो जो रॉ डाटा था, जिसके बारे में मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था कि रॉ डाटा की हम एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर सकें, ताकि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के लिए। ऑलराइट जी, आइडेंटिफाई बिहेवियरल वेरिएबल्स। Generally, following types of variables are important. Number 1, activities oriented behavioral variables, attitude oriented behavioral variables, aptitude oriented, motivations oriented and skills oriented. अब ये 6 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप डिफरेंट किस्म के बिहेवियरल वेरिएबल्स को के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, और फिर आप अपने रॉ डाटा से उन वेरिएबल्स को डाटा असाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें बिहेवियर वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं। नंबर 1, एक्टिविटीज ओरिएंटेड बिहेवियर वेरिएबल्स। फॉर इंस्टेंस, व्हाट द यूजर डज, हाउ फ्रीक्वेंटली इट डज, एंड what वॉल्यूम द टारगेट ऑडियंस यूज दिस एप्लीकेशन। तो ये कुछ 3 किस्म के बिहेवियर वेरिएबल्स इसने बताए कि जनाब यूज़र किस किस्म के गोल्स अचीव करना चाहेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी में करना चाहेगा, और उसका वॉल्यूम क्या होगा। एक्टिविटी ओरिएंटेड 3 बिहेवियर वेरिएबल्स यहाँ पे उसने बता दिए, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जैसे इसने शुरू में कहा कि जी जर्नली ये वेरिएबल्स फॉलो किए जाते हैं, बट नॉट ओनली दीज वेरिएबल। अच्छा, सेकंड है जी नेचर बिहेवियरल वेरिएबल्स की, एटीट्यूड्स ओरिएंटेड, हाउ द यूज़र थिंक अबाउट द प्रोडक्ट डोमेन एंड द टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे बिहेवियर वेरिएबल्स जो से बिहेवियर वेरिएबल्स जो से हो सकते हैं कि यूज़र का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स द एप्लीकेशन एंड द टेक्नोलॉजी एंड द डोमेन। और फिर उसके बाद आती है एप्टीट्यूड ओरिएंटेड, व्हाट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द यूज़र हैज़, उसकी कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, तो ये 2 से 3 जो है बिहेवियर वेरिएबल्स जो से हैं वो एप्टीट्यूड के अंदर आ जाते हैं। फिर मोटिवेशन, व्हाई द यूज़र इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्ट डोमेन। ठीक है, आया वो एम्प्लॉयर है, वो इस एप्लीकेशन को जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है, कोई नेसेसिटी है, क्या मकसद है उसका उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने में। इस तरह के भी बिहेवियर वेरिएबल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एट द एंड स्किल्स, यूजर कैपेबिलिटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट डोमेन एंड टेक्नोलॉजी। एंड कीप इन माइंड ये एप्टीट्यूड से डिफरेंट है। अगर आप इसको दोबारा रीड आउट करें तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे है कि इसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग उसकी क्या है।
ठीक है, वेयर एज आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यूज़र की कैपेबिलिटी क्या है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट डोमेन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट इज़ रिलेटिवली, इट इज़ एक्चुअली सिमिलर बट नॉट सेम। तो आप यहाँ पे भी स्किल्स कैटेगरी के अंदर भी बिल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इस स्टेप के अंदर सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द टारगेट ऑडियंस in relation to the product which you're going to design, आपने under the paradigm of these 6 aspects आपने behavioral variables सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में make interview subjects to behavioral variables, sorry, map interview subjects to behavioral variables। आपने सेकंड स्टेप के अंदर अगला काम ये करना है कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस की जो आपने इंटरव्यूज़ किए थे और वहाँ से जो आपको डाटा मिला था, आपने हर एक टारगेट ऑडियंस के अगेंस्ट वो बिहेवियरल वेरिएबल्स लेने हैं और उन बिहेवियर वेरिएबल्स को उनके इंटरव्यू में से इंफॉर्मेशन निकाल के बिहेवियर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को असाइन करना है। फॉर इंस्टेंस के यूज़र जो टारगेट ऑडियंस थी उसकी एजुकेशन क्या थी, वो किस तरह से उस एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड है, वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, उसकी एज क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है इस डोमेन के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के साथ उसका एक्सपीरियंस क्या है, वगैरह वगैरह। आपने वो जो डाटा है उसको एसोसिएट करना है, जो रॉ डाटा था उसमें से आपने निकालना है, डाटा फिल्टर आउट करना है और आपने उन वेरिएबल्स को असाइन करना है जो कि हर एक यूज़र के अगेंस्ट एग्जिस्ट करते हैं, बिहेवियरल वेरिएबल्स। जब आप बिहेवियरल वेरिएबल्स को वैल्यूज डाटा असाइन कर चुके होंगे, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी जो यूज़र्स हैं, आया वो सर्विस ओरिएंटेड है या वो प्राइस ओरिएंटेड है या फिर दे लाई समवेयर इन बिटवीन। वो उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस या फिर ड्यू टू द नेसेसिटी या फिर इन कम्बिनेशन विद like they are bound to use your application in combination. For instance, अगर आप YouTube का इस्तेमाल करते हैं तो most of the time you use that application in for the entertainment purposes. Whereas अगर आप Google Maps का इस्तेमाल करते हैं, that is obviously not for the sake of entertainment, that is something which you use in necessity. और फिर कुछ ऐसी applications भी हो सकती हैं जिनको आप combination में इस्तेमाल करते हैं, that are your necessity as well as the entertainment. तो it depends. या फिर हम ये कह सकते हैं कि for instance अगर आप साउंड क्लाउड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, बट अगर आप यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, दैट कुड बी फॉर द नेसेसिटी इफ़ यू आर लिसनिंग दिस लेक्चर, राइट, और समटाइम्स यू यूज द सेम प्लेटफॉर्म फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। ऑलराइट, वंस यू हैव डन विद मैपिंग इंटरव्यू सब्जेक्ट्स टू द बिहेवियरल वेरिएबल्स, आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट बिहेवियरल पैटर्न। अभी तक आपने ये किया था कि अगर आपने 50 या 100 लोगों का इंटरव्यू किया था तो आपने हर एक इंसान के अगेंस्ट आइडेंटिफाइड बिहेवियरल वेरिएबल्स जो है वो राइट डाउन किए थे और आपने उनको इंटरव्यू डाटा, उनके इंटरव्यू डाटा में से, रिस्पेक्टिव इंटरव्यू डाटा में से आपने रॉ डाटा में से निकाली थी वो वैल्यूज़ जो कि बिहेवियरल वेरिएबल्स को असाइन होनी थी और आपने उन तमाम यूज़र्स के अगेंस्ट उन बिहेवियरल वेरिएबल्स को पॉपुलेट किया था। अब based on the values of the behavioral variables, you can identify significant behavioral patterns among the user. हो सकता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें से कई लोग ऐसे हों जिनकी टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस 2 से 3 साल हो, 2 से 5 साल हो, 3 से 5 साल हो। फॉर इंस्टेंस कुछ लोग ऐसे हों जो कि टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी मुतारिफ नहीं है, कुछ ऐसे लोग हों जिनको डोमेन रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसे लोग हों जिनको डोमेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है या फिर इंटरमीडिएट लेवल है। एज की बेस पे, कल्चर की बेस पे बहुत सारे बिहेवियरल वेरिएबल्स जो से हैं उनकी वैल्यूज सेम आ सकती हैं बहुत सारे यूज़र्स की। जब आप बहुत सारे यूज़र्स को देखेंगे तो उनकी जो बिहेवियरल वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होंगी जो आपने असाइन की होंगी रॉ डाटा में से, वो ओवरलैप कर रही होंगी। तो व्हाट यू नीड टू डू in this step, identify significant behavior pattern, look for the clusters of subjects that occur across multiple ranges of variables। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब किस बेस पे आप करेंगे, ये सेकंड बुलेट आपको बता रहा है। A set of subjects who cluster in 6 to 8 different variables will likely represent a significant behavioral pattern that will form the basis of a persona। तो हुआ क्या
कि अगर 6 से 8 बिहेवियरल वेरिएबल्स की वैल्यूज सेम है यूजर्स के साथ, लाइक अगर 50 में से 5 जो टारगेट ऑडियंस थी उनके बिहेवियल वेरिएबल्स में से 6 से 8 बिहेवियल वेरिएबल्स की वैल्यूज ओवरलैप कर रही हैं, सेम हैं, तो आप उन यूजर्स को बेस्ड ऑन देयर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आप उनको एक क्लस्टर में डाल देते हैं कि ये 5 जो उनकी टारगेट यूजर्स हैं हमारे आइडेंटिफाई किए हुए जिनके हमने इंटरव्यू कंडक्ट किए थे, बेस्ड ऑन देयर दीज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बिहेवियर वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, हमें ये लगता है कि ये लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत सारे 6 से 7 एतबार से सेम है, तो आप उनका एक क्लस्टर बना देते हैं. तो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट बिहेवियरल पैटर्न, एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर मेकिंग अ क्लस्टर आउट ऑफ देम based on their similarity of the behavioral variables, 6 to 8 behavioral variables. Once you are done with cluster identification, या फिर आप ये कह लेंगे यूजर्स को मर्ज करके क्लस्टर डेवलपमेंट में, क्लस्टर की कंस्ट्रक्शन में, you need to synthesize characteristics and related goals. देखें, मैं इस स्लाइड को रीड आउट नहीं करूंगा, आई विल गिव यू दी ओवरव्यू एंड यू एंड आई एम 99% श्योर कि आपको इस बारे में समझ में आ जाएगी. सिंथेसाइज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेडिबल गोल्स. देखें, आपने, अगर मैं इंटरव्यूज़ की तरफ आपको लेके चलूँ तो आपने 4 से 6, 6 से 8 इंटरव्यू कंडक्ट किए थे और तकरीबन हर एक की जो लेंथ थी वो 1 घंटा थी. ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल वेरिएबल्स को जो डाटा असाइन किया है रॉ डाटा में से निकाल के, सिर्फ और सिर्फ वो डाटा तो कलेक्ट नहीं किया हुआ, आपने इसके बियॉन्ड भी बहुत ज़्यादा 90% एक ऐसा डाटा है जो आपने बिहेवियरल वेरिएबल्स को असाइन नहीं किया हुआ, वो अभी रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ है. अब आपने इस स्टेप के अंदर ये करना है कि आपने जो हर एक क्लस्टर है, जो आपने प्रीवियस स्टेप के अंदर क्लस्टर्स बनाए हैं, आपने हर एक क्लस्टर को क्लस्टर में मौजूद लोगों के डाटा को, जो कि आपने बिहेवियर वेरिएबल्स को साइन नहीं किया था बट वो इम्पॉर्टेंट है फॉर दी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द टारगेट ऑडियंस, आपने उनकी तमाम इंफॉर्मेशन को एसोसिएट कर देना है उस क्लस्टर के साथ. अब इससे क्या होगा कि जब आप वो 90% इंफॉर्मेशन में से यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि एप्लीकेशन डिजाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एप्लीकेशन डिजाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द टारगेट ऑडियंस इंपॉर्टेंट है, आप उसको उन तमाम क्लस्टर में मौजूद लोगों की इंफॉर्मेशन को मर्ज करेंगे और आप उस इंफॉर्मेशन को एसोसिएट कर देंगे उस क्लस्टर के साथ. ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी मज़ीद इंफॉर्मेशन भी हो सकती हैं, जैसे कि जनाब उनकी एज, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन, रिलेटिव इनकम, जॉब टाइटल और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. और आप हर एक क्लस्टर को जो है वो एक नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप हर एक क्लस्टर को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी असाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. आप उनको फर्स्ट और लास्ट नेम असाइन कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस यूरोपियंस मेल, ठीक है, आप इस बेस के ऊपर आप इनको एक क्लस्टर को नाम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि जी सिंथेसाइज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेलेवेंट गोल्स फॉर ईच सिग्निफिकेंट बिहेवियरल पैटर्न यू आइडेंटिफाई यू मस्ट सिंथेसाइज डिटेल फ्रॉम योर डेटा. आपके पास जो रॉ डाटा था, जैसे मैंने कहा, वो आपको करने की ज़रूरत है, एसोसिएट करने की ज़रूरत है विद द क्लस्टर. डिस्क्राइब द पोटेंशियल यूज, एनवायरनमेंट, टिपिकल वर्क डे, करंट सॉल्यूशंस एंड फ्रस्ट्रेशंस वगैरह वगैरह. तो ये तमाम जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो आपने इंटरव्यूज़ के दौरान कलेक्ट की थी, आप वो तमाम को अब उस क्लस्टर के साथ एसोसिएट कर देंगे. अब यहाँ तक इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? हमें इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो डाटा पहले हमारे पास रॉ फॉर्म में था और हम उससे किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, हमने सिस्टमेटिकली उनको सबसे पहले बिहेवियर वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उस इंटरव्यू रॉ डाटा में से उन बिहेवियर वेरिएबल्स को पॉपुलेट किया, उससे हर एक यूज़र की एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन बन गई और हमने उस बेसिक रिप्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर हमने यूज़र्स को मर्ज करके क्लस्टर बना लिए. और अगर हम ये काम ना करते तो हम ये क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से यूज़र्स की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिस्टमेटिकली हम इसको परफॉर्म ना कर पाते और शायद उससे हमारे जो क्लस्टर बनते तो वो भी इतने ज़्यादा यूज़फुल ना होते.
उसके बाद चेक फॉर कंप्लीटनेस एंड रिडंडेंसी। देखें, आपने जब क्लस्टर बनाए थे वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल वेरिएबल्स की बेस पे थे, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि हर एक इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस्तेमाल की। लेकिन उसके बाद जब हमने क्लस्टर बनाए और हमने बाकी की 90% रॉ डाटा में से हमने जो यूजफुल इंफॉर्मेशन थी उसको क्लस्टर के साथ एसोसिएट किया, तो हो सकता है कि जब हमने उन क्लस्टर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन असाइन की तो माना कि जो यूरोपियन मेल हैं वो बेस्ड ऑन द बिहेवियरल वेरिएबल्स एक डिफरेंट क्लस्टर थे, और जो एशियन मेल थे वो बेस्ड ऑन द बिहेवियरल वेरिएबल एक डिफरेंट क्लस्टर थे। मगर जो हमने 90% ऑफ द रॉ डाटा में से इंफॉर्मेशन निकाल के हर एक क्लस्टर को उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन एसोसिएट की हर एक क्लस्टर के साथ विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन डिजाइनिंग ऑब्वियसली विच वी नीड, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, बट द इंफॉर्मेशन इज बेसिकली रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द टारगेट ऑडियंस। तो अब हमें शायद ये लगे कि मज़ीद जो क्लस्टर्स हैं वो आपस में बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि दो चीज़ें देखनी है। नंबर वन, कि हर एक क्लस्टर के अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन असाइन की है कहीं वो रिडंडेंट तो नहीं है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने ये चेक करनी है कि क्या वो कंप्लीट है, और फिर उसकी बेस पे क्या मज़ीद हम क्लस्टर्स को मर्ज कर सकते हैं। वी डू नॉट वांट टू ओवर मर्ज द क्लस्टर्स, बट अगर इजीली और ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्लस्टर्स की रिप्रेजेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ओवरलैपिंग है तो हम उसको उनको मर्ज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि ये एक्सपेंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, कि आप जो अब जो मर्ज क्लस्टर्स हैं, इन केस अगर कोई मर्ज हुआ है, नेसेसरी ये लाजमी नहीं है कि क्लस्टर्स मर्ज होंगे। क्लस्टर्स मर्ज हो भी सकते हैं, क्लस्टर मर्ज नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर कि आपका डाटा कितना डाइवर्स है और कितना ज़्यादा है, या कितना नैरो है और कितना मुख्तसर है। तो उसकी बेस के ऊपर क्लस्टर्स बनेंगे और उसी की बेस पे क्लस्टर्स मर्ज होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो क्लस्टर को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की बेस के ऊपर आपने रिप्रेजेंटेशन दी थी, आप अब उसकी उसको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दें बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, और उस बारे में उसने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। यू कैन आई बिलीव यू कैन प्रीटी मच अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ बेस्ड ऑन द होल डिस्कशन विच वी जस्ट मेड। तो आपने उसके बाद जो है वो उसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन उसके अंदर ऐड करनी है हर एक क्लस्टर की, और इफ़ यू वांट आप उस क्लस्टर को किसी ना किसी फोटोग्राफ से भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिसाइड्स देयर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, अब हमने ये सारा का सारा काम क्यों किया? हमने जो रॉ डाटा से हम चले थे और हमने क्लस्टर्स, हमने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए, हमने उसकी बेस पे रॉ डाटा की बेस पे हमने उनकी वैल्यूज़ को असाइन किया, फिर हमने क्लस्टर बिल्डिंग की, फिर हमने क्लस्टर मर्जिंग की और हमने क्लस्टर्स को मज़ीद इंफॉर्मेशन असाइन की। उसका बेसिक मकसद क्या था? हमने ये सारा का सारा क्यों किया? बिकॉज वी वॉन्टेड टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ दोज यूजर्स वी कंडक्टेड इंटरव्यू विद कि इनमें से कौन सा क्लस्टर ऐसा है जो कि हमारी प्राइमरी ऑडियंस है, कौन सा क्लस्टर ऐसा है जो कि हमारी सेकेंडरी ऑडियंस है। ये हमारा मकसद था क्लस्टर बिल्डिंग तक काम करने में, मतलब क्लस्टर बिल्डिंग तक जो हमने की है सारी की सारी एफर्ट राइट फ्रॉम द रॉ डाटा, ठीक है, वो उसका मकसद ये है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे हमारी प्राइमरी ऑडियंस कौन सी है और हमारी सेकेंडरी ऑडियंस कौन सी है। और हम जो एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे, हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में, वो हमारी प्राइमरी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनकी नेचर होगी, उनका बिहेवियर होगा, उनकी जो तमाम वेरिएबल्स हैं और तमाम जो हर लिहाज से एस्पेक्ट्स हैं प्राइमरी ऑडियंस के, या जो साइकोलॉजी है प्राइमरी ऑडियंस की, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए प्राइमरी जो हमारी ऑडियंस है हम उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन करेंगे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अब जबकि हमें क्लस्टर्स के बारे में भी पता लग चुका हुआ है, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, हमने ये कहा शुरू में, हमने ये कहा था कि जो पर्सोना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में मैंने सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कहा था कि जो पर्सोना है दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ पर्सन जिसका आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। बट नाउ सिंस यू नो कि जी
पर्सोनास की बेस पे आप जो मैंने उस वक्त पर्सोना जिसको मैंने कहा था कि हर एक इंसान की जो वेरिएबल्स की जो रिप्रेजेंटेशन है और उसकी बेस पे जो हमने क्लस्टर बनाए हैं, मैंने शुरू में ये कहा था कि हर एक इंसान का जो ब्लूप्रिंट है वो बेसिकली पर्सोना है. दैट वाज समथिंग व्हिच आई जस्ट मेंशनड for the sake of initial understanding of you people. बेसिकली जो हर एक क्लस्टर है, जो एक क्लस्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स को और उनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स को. तो जो हर एक इंसान का ब्लूप्रिंट है वो पर्सोना नहीं है. हर एक क्लस्टर जो कि मजमुआ है, जो कि बना है मुख्तलिफ लोगों की यूनिक करेक्टरिस्टिक की बेस पे, वो एक पर्सोना है. ठीक है. तो बेसिकली हमने जो एक ग्रुप ऑफ टारगेट ऑडियंस है, मैं टारगेट ऑडियंस नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ग्रुप ऑफ ऑडियंस है, उसको हमने क्लस्टर का नाम दिया और वो क्लस्टर जो सा है वो पर्सोना है. हमने उस क्लस्टर के अंदर मौजूद एक एक इंसान की करेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर नहीं रखना, हमने उस क्लस्टर को एज अ होल मद्देनजर रखना है. तो वो जो हर एक क्लस्टर है वो एक पर्सोना को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस टारगेट ऑडियंस को एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहा है. और हमने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि हमारी प्राइमरी पर्सोना कौन सा है और हमने उसके लिए अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग करनी है. और जब हम अपनी प्राइमरी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हम ये बात विद एक्सपीरियंस और विद रेफरेंस टू लिटरेचर जानते हैं कि हम 70 to 80% जो सेकेंडरी पर्सोना है, जो सेकेंडरी क्लस्टर है, जो सेकंड दी मोस्ट हमारी प्रायोरिटी है ऑडियंस को एड्रेस करना, उनकी रिक्वायरमेंट को भी 70 to 80% हम मीट कर रहे होंगे. और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद कोई तीसरे नंबर का जो एक पर्सोना या फिर क्लस्टर होगा ऑफ ऑडियंस, उसको 70 to 80% से कम उसकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस किया जा रहा होगा. और जैसे जैसे आप दूर जाते चले जाएंगे प्राइमरी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट से और दूसरे क्लस्टर्स, दूसरी पर्सोनास की तरफ जाते चले जाएंगे, तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को रिलेटिवली कम मीट कर रहे होंगे. तो ये बेसिकली था पर्सोना और पर्सोना बिल्डिंग की अहमियत. ठीक है. और द स्टेप्स विच समवन नीड्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ पर्सोना. और मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो एक इंडिविजुअल का ब्लूप्रिंट है दैट इज नॉट एक्चुअली द पर्सोना बट द क्लस्टर विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट शेयर द सेम करेक्टरिस्टिक्स. तो अब इसके बाद पर्सोना बिल्डिंग के हवाले से ये एक केस स्टडी है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूँगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.